गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। तो इससे पहले 29 प्रैक्टिस सेट है वो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर कोई भी साथी, कोई भी स्टूडेंट हमारा इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकता है हमारी प्रीवियस 29 क्लासों को, जो आपके आने वाले एग्जाम में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा सेशन बहुत ही प्यारा होने जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा के किस जिले में रहेगा। लेकिन इसका आंसर करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य क्या, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारा कहां पे रहने वाला है, ये हमारा कहां पर रहेगा। उसके बाद बताएंगे हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, हरियाणा का बताएंगे आप सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारा कहां पर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे हरियाणा का सबसे छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा। उसके बाद आप नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बता देंगे, किसके बारे में, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य ये अपना हरियाणा में कहां पर रहने वाला है, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद एक आता हमारे पास बीर शिकारगढ़ के नाम से, ठीक है जी, किसके नाम से, बीर शिकारगढ़ के नाम से ये वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए खोली रहतान की, ठीक है, किसके बारे में, खोली रहतान के बारे में, जो खोली रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप कलेश्वर के बारे में बता देंगे, किसके बारे में, कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो जी, सबसे पहले अगर आप उन बात करें हरियाणा का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य तो मेरे भाई ये रहने वाला है भिंडावास। कौन सा रहेगा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हमारा कहां पे रहेगा, झज्जर जिले में रहेगा। उसके बाद हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर आप बात करें तो ध्यान रखेंगे अबूब शहर के नाम से, किसके नाम से, अबूब शहर, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। 28,492 एकड़ में ये फैला हुआ है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, अब देखो हरियाणा के सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो उनका नाम रहेगा छिलछिला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका क्या नाम रहेगा मेरे भाई, तो इसका नाम रहेगा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये 71.45 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये रेवाड़ी में रहने वाला है, कहां पर रहने वाला है, रेवाड़ी में स्थित रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पास है बारहसिंगा, ठीक है, आपसे पूछ ले बारहसिंगा, सियार और लोमड़ी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती हैं, बारहसिंगा, सियार और लोमड़ी ये कहां पे, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य में। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की मेरे भाई बात करें तो ध्यान रखेंगे ये पंचकुला में स्थित रहेगा, कहां पर, पंचकुला में। खोली रहतान की बात करें तो ये भी हमारा कहां पे स्थित रहेगा, पंचकुला में। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मेरे भाई बात की जाए ना तो पेपर सिटी यमुनानगर हो जाएगा, कहां पर, यमुनानगर में, ठीक है। तो इसके बारे में एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, और वो क्या ध्यान रखेंगे, ये लाल जंगली मुर्गे यहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, समझ गए। धब्बेदार बिल्लियां पाई जाती है। और एक बार लाल जंगली मुर्गे पूछ लिया था और वहां पे हमारे पास यमुनानगर ऑप्शन नहीं था तो हमें जाना पड़ा था किसके साथ है, अंबाड़ा के ना, सॉरी, पंचकुला के साथ, ठीक है, क्या, पंचकुला के साथ, समझ गए। तो उसके बारे में भी मैंने प्रीवियस क्लासों में डिस्कस किया है कि वहां पे हमने पंचकुला को क्यों सही किया है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जाके प्रीवियस क्लासों को आप देख सकते हैं, इन चीजों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद बात आती है भाई जो हमारा पहला वन्य जीव अभ्यारण्य था वो कौन सा था, भिंडावास झज्जर, और झज्जर में एक और वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा मेरे भाई, उसका नाम भी ध्यान रखेंगे, और वो कौन सा रहेगा, खप्परवास। कौन सा रहेगा, खप्परवास। और ये कहां पर स्थित है मेरे भाई, झज्जर जिले में स्थित है, ठीक है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये हमारा कैथल जिले में रहेगा, कहां पे, कैथल जिले में। अगली वीडियो में इसके स्थापना दिवस के बारे में हम बात कर लेंगे। चलिए आगे, मारकंडेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। देखो मंदिरों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है।
और आप उन प्रीवियस क्लासों को देख के आए हैं तो आज आसानी से बता देंगे कि जो मार्कंडेश्वर मंदिर है ये कहां पर रहने वाला है। तो मेरे भाई मार्कंडेश्वर मंदिर हमारी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। और मेरे भाई ध्यान देंगे, इसको 360 संगमों का तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 360 संगमों के तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कुरुक्षेत्र को। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा में जो मंदिर है ना, वो अधिकतर मंदिर किस शैली के बने हुए हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के मंदिरों की शैली क्या रहेगी। हरियाणा के मंदिरों की अगर आपसे मेरे भाई शैली पूछ ली जाए वो क्या रहेगी, उसके बाद आप बता देंगे उत्तर भारत का खजुराहो। ठीक है, किसके बारे में? तो ध्यान रखेंगे उत्तर भारत का जो खजुराहो है ना मेरे भाई, ये किसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है। सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा का कौन सा है। उसके बाद आप मेरे को बता देंगे किसके बारे में? महाभारत काल से हरियाणा का प्रसिद्ध मंदिर। महाभारत काल से अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का प्रसिद्ध मंदिर है ये कौन सा रहने वाला है, तो इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, इसके अलावा मंदिरों की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, हरियाणा का सबसे बड़ा, सबसे बड़े से पहले आप ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर। ठीक है, कैसा मंदिर है? हरियाणा का सबसे प्राचीन, यानी कि भाई सबसे पुराना जो मंदिर है ना वो कहां पर स्थित रहेगा। इसके अलावा अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है ये हरियाणा के किस जिले में रहेगा। ठीक है, तो इनके बारे में आप आंसर कर सकते हो मेरे भाई एक एक करके। देखो जी, अगर बात करें हरियाणा के मंदिरों की जो अधिकतर शैली है ना ये पंचायतन शैली होगी। ठीक है, पंचायतन शैली हो जाएगी। ध्यान रखेंगे कौन सी शैली होगी? पंचायतन शैली। अगर उत्तर भारत के मैं खजुराहो की बात करूं, ठीक है, उत्तर भारत के अगर खजुराहो की बात की जाए तो ये किस मंदिर को कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को। ध्यान रखेंगे कौन सा मंदिर हो जाएगा? भीमा देवी मंदिर। और ये जो भीमा देवी मंदिर है ये हमारा किस जिले में रहने वाला है? तो आप कहेंगे 5 कुआं 5 नहरों से बना। कौन सा? पंचकुला। सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध मंदिर मेरे भाई हरियाणा की वीर भूमि घंटेश्वर। ठीक है जी, हरियाणा की वीर भूमि क्या है? रेवाड़ी है, और रेवाड़ी में मंदिर रहेगा कौन सा? घंटेश्वर। इस मंदिर के बारे में यह बताया जाता है कि जो हमारे खुदाबख्श अहमद थे ना, उन्होंने अपने स्वांग के माध्यम से चंदा इकट्ठा किया था इस मंदिर के निर्माण करने के लिए। और यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद महाभारत काल से प्रसिद्ध, तो आपने भीमेश्वरी मंदिर का नाम सुना है। कौन सा मंदिर मेरे भाई? भीमेश्वरी मंदिर। कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे बेरीगांव झज्जर। वही बेरीगांव झज्जर जहां पे हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बीडी शर्मा भगवत दयाल शर्माते हैं। ध्यान रखेंगे जिनका जन्म 1918 मृत्यु 1993 में हुई थी। सबसे प्राचीन मंदिर हरियाणा का तो ये विष्णु मंदिर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा? तो ध्यान रखेंगे उसका नाम होगा विष्णु मंदिर। और ये जो विष्णु मंदिर है या आपसे पूछ लिया जाए विष्णु का सबसे अति प्राचीन मंदिर ये अपने हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये भिवानी में रहेगा। विष्णु का अति प्राचीन मंदिर कहां पे रहेगा? तो मेरे भाई भिवानी में स्थित रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, तो सबसे बड़ा मंदिर होगा बिड़ला मंदिर। कौन सा मंदिर होगा मेरे भाई? बिड़ला मंदिर होगा। और बिड़ला मंदिर कहां पे है? तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। स्थापना किसने की थी? तो उस व्यक्ति का नाम था जुगल किशोर। किसने की थी? जुगल किशोर ने इसकी स्थापना की थी। क्या खास बात है इस मंदिर की? तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले हरियाणा का कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, तो वो रहेगा हमारा कौन सा मंदिर है? तो वो रहेगा हमारा ये बिड़ला मंदिर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले भरम सरोवर के बीचों बीच कौन सा मंदिर स्थित है, अगर आपसे मेरे भाई का पूछ ले तो आपसे पूछ ले भरम सरोवर। और भरम सरोवर के बारे में तो आप सभी जानते हैं ना, भरम सरोवर कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र। और इसके बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच कौन सा मंदिर है? ठीक है, बीचों बीच
कौन सा मंदिर है, तो इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा। कौन सा? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ये हमारा भ्रम सरोवर के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है? हरियाणा राज्य में राज्य सभा के में सदस्यों की सीटें है ना, वो कितनी आवंटित है? तो मेरे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने बार बार किए हैं प्रीवियस क्लासों में, और आप सभी इनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन एग्जाम में आप गलत करके आ जाते हैं भाई। ठीक है, ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, आप एग्जाम में गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अगर ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में गलत कर देंगे ना, तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम गलत क्यों करते हैं, इसके पीछे कभी रीजन जाना है, बाद में आके कहेंगे गलती से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। छोटी छोटी मिस्टेक से आप 5-7 क्वेश्चन पेपर में गलत कर देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम गलत इसलिए करते हैं मेरे भाई, इसको हम बार बार नहीं पढ़ते। ठीक है, हल्के में ले जाते हैं, समझ गए? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, उनको आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है डीप के चक्कर में, और जो हमारी कॉमन बेसिक और जो क्या नाम बिल्कुल आसान चीजें है ना, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। और कभी भी देख लेना, अगर आपका सिलेक्शन कभी रुका होगा तो वो किस कारण रुका होगा? आपने पेपर में आसान क्वेश्चन गलत किए होंगे। पक्की बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पेपर में आसान क्वेश्चन गलत करके आएंगे ना, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रख लेना इस बात का। ठीक है, और आसान क्वेश्चन कब गलत होते हैं? जब हम उनको बार बार नहीं पढ़ते, उनको हल्के में लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे इस बात का। अब देखो राज्यसभा की सीटें इस प्रकार के जब सिंपल क्वेश्चन आ जाए ना, 50 बार पढ़ो क्वेश्चन को कि पूछना क्या चाह रहा है उसमें। क्योंकि भाई साहब अगर मैं बात करूं आपसे, ऐसा भी पूछ ले कि हरियाणा में कुल सांसद बताओ, हरियाणा में कुल सांसद बताओ। ठीक है, अब आप आ जाओगे आवेश में कि कुल सांसद तो मतलब लोकसभा के होंगे 10 होंगे कुल सांसद। नहीं मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना, यहां पे तो सभी कमेंट में लिख देंगे हरियाणा में कुल सांसद 15, लेकिन भाई जब पेपर में बैठोगे ना तब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पे कितने हो जाएंगे कुल सांसद, तो वो 15 हो जाएंगे। 10 कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। और 5 कहां से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। कहां से? राज्यसभा से। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटें कितनी आवंटित है? 5। अगर आपसे पूछ ले विधानसभा की सीटों के बारे में हरियाणा में, तो विधानसभा की सीटें कितनी रहेगी? 9। और आपसे पूछ ले हरियाणा की विधानसभा का दूसरा नाम, हरियाणा की विधानसभा का दूसरा नाम है, तो ध्यान रखेंगे इसको अगस्त हाउस के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अगस्त हाउस के नाम से जाना जाता है हरियाणा की विधानसभा को। ठीक है जी, उसके बाद हरियाणा की विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हरियाणा की विधानसभा की अगर आपसे पूछ ली जाए मेरे भाई प्रथम बैठक ये कब हुई थी, तो रट लेना इस क्वेश्चन को, समझ गए? ये गलत करके आओगे पेपर में। ठीक है, अब देखो जी 6 दिसंबर 1966 को, ठीक है, हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था? हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो वो आप कहोगे 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ लेना, तो अब आप लोगों तो इसका भी डाउट है कि इसमें क्या करें। अरे मेरे भाई, जब आपसे प्रथम अध्यक्ष की बात करे, ना पुरुष की बात करे ना महिला की बात करे, तो ऑप्शन डिसाइड करेगा वो किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर सन्नो देवी ऑप्शन में है तो इसका आंसर सबसे पहले हम सन्नो देवी को देखेंगे। सन्नो देवी ऑप्शन में नहीं है तो दूसरी हमारे कौन आएंगे? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, और हरियाणा विधानसभा की नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन हुई है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे उसका नाम था सन्नो देवी। ठीक है, कौन हुई है? तो उसका नाम था सन्नो देवी। ये हमारे हरियाणा की नहीं बल्कि ध्यान रखेंगे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन है? प्रथम पुरुष अध्यक्ष, और ये प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो वो हमारे रेवाड़ी से आते थे जिनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव बीरेंद्र सिंह, जिसकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी वो पार्टी थी जो अपने हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी। ठीक है, और इसका विलय हुआ था 1978 कांग्रेस में। यह पार्टी अपना विलय कर लेती है और उगता सूरज इसका क्या था? चुनाव चिन्ह था। ध्यान रखेंगे किसका? राव बीरेंद्र सिंह का। लेकिन मेरे भाई मैं यहां पे सन्नो देवी के बारे में आपसे कुछ बता रहा था। ठीक है, वो चीजें तो आपने सुनी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये सबसे पहले हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष बनाई जाती है कब? तो 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को ये अध्यक्ष कब बनी थी? जब हरियाणा की पहली
विधानसभा की बैठक हुई थी ना मेरे भाई 6 दिसंबर 1966 को, तो 6 दिसंबर 1966 को क्या बन जाती है, अध्यक्ष बन जाती है, और उसका क्या नाम था, सन्नो देवी। जगाधरी से ये विधानसभा की अध्यक्ष हुआ ना, सॉरी विधानसभा की सदस्य हुआ करती थी जगाधरी से। और आपसे पूछ ले हरियाणा की विधानसभा की अध्यक्ष बनने से पहले ये पंजाब सरकार में किस पोस्ट के ऊपर थे, तो ये पंजाब सरकार में भी विधानसभा की उपाध्यक्ष के पद पे थी, ठीक है। डिप्टी स्पीकर हुआ करती थी कौन, सन्नो देवी, ठीक है। तो अब देखो हरियाणा राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी मेरे भाई, 5 रहेंगी। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो 3 बार लगा है, ठीक है। लेकिन 3 बार कब कब लगा, एक एक डेट याद होनी चाहिए आपको, समझ गए, मतलब तैयारी करो तो भाई इस प्रकार से। राष्ट्रपति शासन का आपको पता है 3 बार लगा, 1967 में लगा, ठीक है। इसके अलावा 1977 में लगा, 1991 में लगा। इस चीजों का सभी को पता है। मार कहां पे खाओगे, डेट के ऊपर मार खाओगे, समझ में आ गई, या कुछ अगर नहीं आया तो ध्यान रखेंगे कि 1, 2 और 3, ठीक है। पहले ये डेट लिख लेंगे और आज यहीं पे क्लास में याद करा दी जाएंगे आपको डेटें। अब देखो हरियाणा में पहली बार जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो ध्यान रखेंगे 21 नवंबर को लगा था। कब लगा था, 21 नवंबर। और बात कब की थी, 1967 की। और इससे लेकर रहा कब तक था, इसको भी बड़े आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। कैसे याद कर लेंगे, 22 मई, ठीक है, 22 मई 1968 तक। तो ये याद हो गया कि भाई कब थे, कब तक लगा था, 21 नवंबर 1967 से लेके 22 मई 1968 तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय पे आपको प्रशासनिक जो इकाई है, प्रशासनिक ढांचा, उसके बारे में पूछ सकता है कि उस समय पे हमारे हरियाणा के सीएम कौन हुआ करते थे, ठीक है। अब देखो भाई साहब, जब ये लागू हुआ था, इसको बाद में देख लेंगे, जब ये लागू हुआ था तो लागू हुआ उस समय पे हमारे राव बीरेंद्र सिंह कौन हुआ करते थे, राव बीरेंद्र सिंह क्या थे, तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। अगर आपसे पूछ ले उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, क्योंकि भाई राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सारे की सारी शक्तियां हमारी राज्य की किसके पास चली जाती हैं, वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। और कौन सा आर्टिकल इस चीज की ओर इशारा करता है, तो ये भारत के संविधान का हमारा आर्टिकल नंबर 356 राज्य में क्या बताता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में। अब इस समय पे राष्ट्रपति कौन थे मेरे भाई, तो उसका नाम था जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन, समझ गए। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं जाकिर हुसैन, यही भारत के राष्ट्रपति थे। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, तो वो हमारी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी। जिसका क्या नाम था मेरे भाई, इंदिरा गांधी। अब आपसे और क्या पूछ सकता है, इधर आपसे ये पूछ सकता है जब ये राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है, जब ये समाप्त हुआ तो समाप्त हुआ उस समय पे सीएम कौन थे, समाप्त होने के बाद हरियाणा के सीएम कौन बने, समाप्त होने के बाद ध्यान रख लेना हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का भागीरथ, आधुनिक हरियाणा के निर्माता और हरियाणा के शिल्पी, जिनका नाम रहेगा क्या, तो आप कहेंगे चौधरी बंसीलाल, ठीक है, चौधरी बंसीलाल, जिसका जन्म 1927 गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। ध्यान रखेंगे चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी भी रहेगी भिवानी में, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, समझ गए। ये था हमारा हरियाणा का पहला राष्ट्रपति शासन। अब आ जाओ दूसरे राष्ट्रपति शासन के, और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है कि हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो देखो भाई, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की अपन बात करें ना, तो बात थी 30 अप्रैल की। कब की थी, तो ध्यान रखेंगे बात थी हमारी 30 अप्रैल की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 30 अप्रैल 1967, ठीक है ना, 30 अप्रैल 1977, ठीक है, 30 अप्रैल 1977। और इससे लेकर कब तक रहा, तो आप कहते हैं 21 जून 1977, समझ गए, 21 जून 1977। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे क्या है 21 और इधर क्या है 22, ठीक है। तो मई के बाद महीना कौन सा आया, जून का आया, समझ गए। उसके बाद आगे बात आती है कि भाई इस समय पे जब ये लागू हुआ था उस समय पे हमारे हरियाणा के सीएम कौन थे, समझ गए। लागू के समय पे हरियाणा के सीएम, लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति है ना, वो कौन थे। और ये लागू हुआ
उस समय पे, अच्छा यहाँ पे हमने एक आदमी का जिक्र नहीं किया, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कौन, किसके बारे में मेरे भाई, प्रधानमंत्री के बारे में। और जब ये समाप्त होता है तो समाप्त हुआ, उस समय पे हरियाणा के जो सीएम है ना वो कौन बनते हैं, इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो भाई साहब, जब ये लागू हुआ था इस समय पे हमारे जो हरियाणा के सीएम हुआ करते थे ना, उनका नाम था क्या, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी बने और हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एकमात्र व्यक्ति, रट लेना इस क्वेश्चन को, समझ गए मेरे भाई। तो ये जो हमारा है बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ये हुआ कब, तो ये जब लागू हुआ था ना तब ये हरियाणा के सीएम होते थे। राष्ट्रपति की अगर आप बात कर लेना तो इस समय पे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बिड्डी जत्थी, ठीक है जी। बिड्डी जत्थी का नाम ध्यान रख लेंगे। ये क्या थे, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है। राष्ट्रपति कैसे मेरे भाई, कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो प्रधानमंत्री वो थे जिसने आज तक भारत का सबसे ज्यादा बार जो हमारा वित्त बजट है उसको पेश किया है। और भारत के सबसे ज्यादा बार वित्त बजट को पेश करने वाला व्यक्ति कौन था, मोरारजी देसाई, जिसने 10 बार हमारे यहाँ पे बजट पेश किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, मोरारजी देसाई। हरियाणा भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं कौन है, मोरारजी देसाई। और जब ये समाप्त होता है ना तो मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो वो हमारे जननायक ताऊ देवीलाल। ये समाप्त हुआ उस समय पे, ताऊ देवीलाल का नाम ध्यान रख लेंगे, समझ गए किसका, ताऊ देवीलाल का। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हमारे और वो कहाँ रह गए उसको हम कर लेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय पे हरियाणा का राज्यपाल कौन था, तो ध्यान रखेंगे उसका नाम था बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती जिसका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा रहा है, कार्यकाल के दौरान इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय पे हरियाणा के राज्यपाल कौन हुआ करते थे, तो भाई साहब वो हाथी, ठीक है। और उनका क्या नाम था, जय सुखलाल हाथी। क्या नाम था, जय सुखलाल हाथी। ये हरियाणा के क्या हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। इस बात के बारे में आप ध्यान रखेंगे, समझ गए। अब देखो इन दोनों में से एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपसे, पूछ ले हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में अगर आपसे पूछ लिया जाए का मेरे भाई सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन सा रहा है, पहला। और आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, तो भाई साहब सबसे छोटा किसका रहा है, तो वो ध्यान रखेंगे सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन जो रहा है वो दूसरा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे के ऊपर, ठीक है, तीसरे के ऊपर आ जाओ। और तीसरे के ऊपर आएंगे तो हम किस प्रकार से चीजों को ध्यान रख सकते हैं मेरे भाई, बड़ा आसान है ध्यान रखना मेरे भाई। वो कैसे, जून के बाद जुलाई का महीना आएगा, अप्रैल को सेम रहने दो। मैं बताने जा रहा हूं आपको हरियाणा का तीसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 6 अप्रैल, ठीक है, 1991 में। और ध्यान रखेंगे किसके बारे में कि ये रहता कब तक है, तो यहां पे 21 है, पहला 22 था, 21, 22 से 1 बढ़ा देंगे, कितना, 23, जून से महीना बढ़ा देंगे कौन सा, जुलाई, ठीक है। और उसके बाद 1991, ठीक है। अब देखो मेरे भाई जब ये लागू हुआ उस समय पे हमारे हरियाणा के सीएम कौन थे, ठीक है। जब ये लागू हुआ उस समय पे हरियाणा के सीएम कौन थे, जब ये समाप्त हुआ उस समय पे हरियाणा के सीएम कौन बने, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे इस समय पे, और उसके बाद बात आती है प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री है ना वो कौन थे मेरे भाई, ठीक है जी। इसके अलावा आपसे राज्यपाल के बारे में पूछ सकता है, जब ये लागू हुआ उस समय पे हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं ये कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। अब देखो भाई साहब जब ये लागू हुआ उस समय पे हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में आज तक सबसे ज्यादा बार शपथ किसने ली है, तो आप कहोगे जी ओम प्रकाश चौटाला ने, जिसका जन्म 1935 में कहां पे हुआ था, सिरसा गांव में, ना सॉरी सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ था। देवीलाल का जन्म तेजा खेड़ा 1914, ध्यान रखेंगे। दुष्यंत चौटाला का जन्म 1988 कहां पे हुआ था, तो इसका जन्म दाडोली हिसार में हुआ था। अब मेरे भाई ये सीएम ध्यान रखेंगे कौन थे, तो इसका नाम था ओम प्रकाश चौटाला। कौन थे मेरे भाई, तो इनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है जी। उसके बाद समाप्त हुआ तब सीएम कौन बने, तो ध्यान रखेंगे लाल लाल लाल। और यहाँ पे लाल कौन सा, भजन लाल, कौन सा,
भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, समझ गए। तो पहला खत्म हुआ जब बंसीलाल, दूसरा खत्म हुआ देवीलाल और तीसरा खत्म हुआ तब कौन है, अपने भजनलाल। अब बात आती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकट रमन का नाम ध्यान रख लेंगे, आर वेंकट रमन का ध्यान रख लेंगे। प्रधानमंत्री को 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। राज्यपाल की बात करें, धानिक लाल मंडल कौन था भाई मेरे भाई, धानिक लाल मंडल कौन थे, धानिक लाल मंडल। अब आ जाओ कहां पे, प्रधानमंत्री पे। तो भाई साहब जब ये लागू हुआ उस समय पे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, कौन थे, तो ध्यान रखेंगे नरसिम्हा राव, समझ गए, नरसिम्हा राव, समझ गए। उसके बाद जब ये हटा उस समय पे हमारे जो प्रधानमंत्री भी बदल चुके थे और वो कौन थे, चंद्रशेखर राव, ठीक है जी, चंद्रशेखर राव। तो ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बता दिए आपसे, ठीक है। पेपर में नरसिम्हा राव को टोकते फिरोगे आप और नरसिम्हा राव आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, समझ में आ गई, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है, काल बात करी थी बहुत सारा कुंडा की, बहुत सारी जिला की, तो आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कल का आपको याद होगा, जिसने कल क्लास नहीं ली, संदीप तंवर अपसेंट था। अब भाई आप अपसेंट क्यों थे, कोई आपसे ये पूछे कि आप कल अपसेंट क्यों थे, भाई ऐसे ही एक दिन अपसेंट करके समस्या नहीं हो जाएगी, तो अपसेंट मत रहा करो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फिक्स टाइम पे क्लास लेके आता हूं और आप लोग अपसेंट हो जाते हो, आप ही क्लास देखते नहीं हो, ठीक है। बिक्की हरियाणवी आप भी लेट आए थे कल, बहुत लेट जुड़े थे आप। रवि तायल वो भी बिल्कुल लेट जुड़ा था भाई, ठीक है। मंकू जी ने भी क्लास नहीं देखी। कपिल बेरवाल ये तो क्लास देखता है फिर भी, ठीक है, आपने क्लास नहीं देखी भाई। दीप राव, हाँ दीप राव जुड़े हुए थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई दीप राव, समझ गए। अब देखो सबसे पढ़ने वाले ना अपने यहाँ पे बहुत सारे, वैसे तो 200 के आसपास स्टूडेंट हैं जो अपने चैनल पे जुड़ चुके हैं, जो कंटिन्यू क्लास लेते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू पूरी टोटल वीडियो को वॉच करते हैं। लेकिन 200 में से लाइव कितने आते हो भाई आप, 8 बजे कितने आते हो, 20, 22, 25, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा करो, ठीक है। उसके बाद हाँ भाई कल शिवरात्रि है, और कल शिवरात्रि है तो कमेंट में बताना, कल मैं सुबह लाइव आ जाऊं आपके सामने, 2-3 घंटे क्लास करवा दे कल। तो एक बार इस चीज के बारे में आप जरूर मेरे को, जब क्लास समाप्त हो जाए तो जरूर आप कमेंट करना कि कल 2-3 घंटे की मैराथन क्लास हो जाए हरियाणा जीके के ऊपर, इंडिया जीके पे या करंट अफेयर के ऊपर, जिस टॉपिक की आप कहोगे ना उस टॉपिक के ऊपर क्लास हो जाएगी कल, ठीक है। ये जीके में, समझ गए, जीके में कोई भी आप कहोगे जो भी आपका कमजोर है उसी के ऊपर क्लास करवा दी जाएगी, तो ये आप बता देना, समझ गए। बाकी आप डेली क्लास देखा करो, समझ गए। क्या पता संदीप तंवर जी आपने कल ही क्लास नहीं ली और पेपर में कल वाली क्लास में से 2 क्वेश्चन आ जाए, और कल तो वहां सरस्वती विराजमान थी मेरे भाई, ठीक है, आपने वो वीडियो भी नहीं देखी होगी हमारी, समझ गए। तो ध्यान रखना, आप अपसेंट मत हुआ करो, समझ गया, ठीक है। आजा, नाराज मत जिए, चलो भाई। उसके बाद सोना कुंड है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो मेरे भाई ये गुरुग्राम में स्थित रहेगा, ठीक है। सोना कुंड समझ गए, कहां पे, सोना में। अब देखो सोना कुंड से क्या क्वेश्चन बनेगा, सोना कुंड से क्वेश्चन ये बनेगा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण अरावली पहाड़ी को काटकर किया, किसको, अरावली पहाड़ी है इसी को काटकर किया, समझ गए। ये काटकर है मेरे भाई, ये है काटकर, समझ गए। एक वो ज्योति जाजम दादरी से, वो भी नहीं दिखती आजकल, है ना, सबसे भयंकर कमेंट तो उसी ने किया था, पता है, बोले जी वो प्रैक्टिस है डेली करवाओ तो सब्सक्राइब करूं। अब आप कहां गई, अब आप देखती नहीं हो क्लास, ठीक है, क्लास देखा करो, समझ गए। चलो देखो जी, ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित हमारी झील होगी ना वो कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सोना कुंड, ठीक है, कौन सी होगी, सोना कुंड, समझ गए। उसके बाद अरावली पहाड़ी को काटकर कौन सी बनाई है, ये बडखल बनाई है, कौन सी, बडखल झील, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1947 में, वर्षा के पानी को संग्रहित करने हेतु सिंचाई के उद्देश्य से, समझ गए। तो इस बात के बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेपर में गलत करके आओगे आप, समझ गए। अब देखो जी, अरावली पर्वतमाला कहां पे है, पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में है, दक्षिण में, बता दोगे आराम से, ये दक्षिण में है, लेकिन इतने खुश मत हो, ये बता दिया आपने दक्षिण में है, ठीक है। अब और बताओ तो पता लगेगा, अब और क्या बताओगे, ये नहीं चल रहा, ये नाराज हो गया अब, अरे भाई भैया ठीक है चल गया। अब देखो मेरे भाई, देखो ये अरावली पर्वतमाला है ना, ऐसे ही हमारे जो हरियाणा का पूरा मैदान है ना,
तो हमारे डॉक्टर जसवीर हुए हैं, उन्होंने अपने हरियाणा के मैदानों को, यानी कि हरियाणा के पूरे भूभाग को, हरियाणा के पूरे क्षेत्रफल को 8 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले हरियाणा के जो पूरे का पूरा क्षेत्रफल है उसको जो ज्योग्राफिकल है, जो भूगोल है, उसके आधार पे कितने पार्टों में डिवाइड किया है, तो आप कहेंगे 8 पार्ट में डिवाइड किया है। समझ गए? तो 8 पार्ट में डिवाइड किया। कुछ एक पार्ट जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आएगा कौन सा पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, ये हमारा एक पार्ट है। ठीक है, अब शिवालिक पहाड़ी से का क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। अब देखो जो शिवालिक पहाड़ी है ना, इसका दूसरा नाम पूछ लेगा, अन्य नाम पूछ लेगा, और ध्यान रखेंगे इसको बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या? बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो शिवालिक की पहाड़ी है ना मेरे भाई, ये किसका बाह्य हिमालय, मतलब जो हमारा महान हिमालय, उसके बाद शिवालिक का निर्माण हुआ, और इसी जो शिवालिक क्षेत्र है हमारा, जो हमारा बाह्य हिमालय है, उसी की ये क्या रहेंगी, विस्तार रहेंगी। तो इसका निर्माण हमारा हिमालय के भी क्या हुआ है, बाद में हुआ है, और बाद में हुआ है तो मतलब ये हमारा कैसा नया हिमालय, नई पहाड़ी है। तो ध्यान रखेंगे इसको नवीनतम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे हम इसको? नवीनतम पहाड़ी। उसके बाद बात आती है इसका विस्तार हरियाणा में कहां पर है, तो विस्तार तो सारे बता देंगे ना, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, पी से पंचकुला, ए से अंबाला, वाई से यमुनानगर। अब बात आती है कि ये हरियाणा के कितने क्षेत्रफल पर हैं। ठीक है, हरियाणा के कितने क्षेत्रफल पर है, और हरियाणा के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे 1.67%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5100 रुपए का क्वेश्चन है ये, समझ गए? 1.67% पे। उसके बाद बात आती है शिवालिक क्षेत्र में वन, पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप कह दो चीड़ हो गया, देवदार हो गया, साड़ हो गया, ठीक है जी, खैर हो गया, इसके अलावा नमक हो गया, इसके अलावा सिंदूर हो गया। समझ गए? अब इनमें भी कई बार पूछ लेता है, कैटेगरी बांट लेना इसकी कि चीड़ और देवदार, और उसके बाद ये 4। अब देखो चीड़ और देवदार कहां पे पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे जी मोरनी। कहां पर? मोरनी में पाए जाएंगे। समझ गए? उसके बाद अगर मैं साल, खैर, नमक की बात करूं तो मेरे भाई ये कलेसर में कहां पर मिलते हैं? कलेसर। और कलेसर कहां पे रहेगा, तो प्यारे साथियों कलेसर रहने वाला है हमारा यमुनानगर में। कहां पे रहेगा? यमुनानगर में। समझ गए? तो ये हो गया हमारा शिवालिक। अब इसकी औसत ऊंचाई पेपर में पूछ ले, समझ गया? तो औसत ऊंचाई के इबाद 10,000 कर कावेगा, कुछ 1200 करी आवेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी? 900 से लेकर 1200 तक। ठीक है, 900 से लेकर 1200 तक। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी रहने वाली है? 1514 मीटर के साथ है, और उसका नाम हो जाएगा करहो। समझ गए? आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा देता हूं। समझ गए? और इसको मिटा के अब मैं करता हूं दूसरे मैदान की बात, और वहां पे सारे अब करना कमेंट में आंसर। ठीक है, और मेरे को पता है एक भी सही नहीं बताएगा, सारे गलत बताएंगे, छोड़ के उज्जवल, कल्पना और आरती को। ठीक है, ये 3 लड़कियां ही पढ़ती है भाई। ठीक है, सारे के सारे गलत बताते रहते हो आप। समझ गए? ये 3 है जो बिल्कुल सही आंसर बताती है। ठीक है, कौन कौन है? कल्पना हो गया, उज्जवल होगी, और आरती होगी। ठीक है, सपना कभी कभी आंसर बताती है, ये भी क्या नाम है, सही बताती है। ठीक है, और एकता है ना, उसको तो सारे आते हैं, लेकिन वो बताने से क्या घबराती है। ठीक है, चलिए भाई, अब देखो गिरिपादीय मैदान की अपन बात करें। किसकी? गिरिपादीय मैदान। समझ गए? अब देखो गिरिपादीय मैदान है, ये कहां पर पाए जाते हैं, तो आप देखो जी हमारा जो शिवालिक है, क्या शिवालिक है ना, उस शिवालिक के दक्षिण में पाए जाते हैं। कहां पर? शिवालिक के दक्षिण में पाए जाते हैं। अब देखो आप ऐसे मान लो ये हमारा क्या हो गया? शिवालिक क्षेत्र हो गया। समझ गए? अब देखो मेरे भाई, ये शिवालिक क्षेत्र है ना, यहां से नदियां निकलेंगी। ठीक है, क्या निकलेंगी? नदियां, क्योंकि नदियां तो पहाड़ों से निकलती है, या फिर नदियां धरती में से निकलेंगी, पहाड़ों में से निकलती है नदियां। अब नदी पहाड़ों में से निकलेंगी तो ये पहाड़ों को, ये कंकड़ों को काट के नीचे लेके आती है, और जब वो कंकड़ होते हैं ना, जब वो धरातल में आके गिरते हैं तो वहां पे क्या हो जाएंगे? भारी भारी जो पत्थर होंगे वो एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। और ध्यान रखेंगे उन्हीं कंकड़ों के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है फिर? तो ध्यान रखेंगे, मैं उन कंकड़ों को बना देता हूं। वो कंकड़ कुछ इस प्रकार से जमना शुरू हो जाएंगे, और ये जमना शुरू हो जाएंगे तो इसका भी कुछ भाई साहब क्या होगा?
एरिया होगा जहां तक ये जमेंगे। और ध्यान रखेंगे जहां तक ये जमते हैं ना, ये बनाते हैं एक पट्टी, ठीक है, और ये पट्टी होती है 25 किलोमीटर चौड़ी, समझ गए। तो आप मेरे को क्या बताएंगे, मैंने गिरिपादीय मैदान समझा दिए किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे गिरिपादीय मैदान है 25 किलोमीटर चौड़ी क्या होगी, एक पट्टी होगी, समझ गए। अब आप कमेंट में फटाफट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप आंसर बताते जाइए इसका विस्तार हरियाणा के किन किन जिलों में है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बताएंगे, जो गिरिपादीय मैदान है इसको पहाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है। उसके बाद आप क्या बताएंगे, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा, गिरिपादीय मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर धुआं ठा दो जल्दी से। अब देखो भाई साहब, अगर विस्तार की बात करूं ना, तो मेरे भाई एक तो पंचकुला में, एक अंबाड़ा में, और ध्यान रखेंगे एक हमारा कहां पर है, यमुनानगर में। वो जो हरियाणा के 3 जिले हैं ना, जहां पर हमारे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन्हीं 3 जिलों में गिरिपादीय मैदान। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहाड़ी भाषा में तो चौं, ठीक है, और अपनी चोंच ने बंद रखा करो, समझ गया। तो ये क्या होगी, चौं होंगी। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसको घर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो राउली की पहाड़ियां कहां पे स्थित हैं, ये रहेंगी हमारे दक्षिण भाग में, जबकि शिवालिक और गिरिपादीय जो मैदान है ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में, कहां पर, हरियाणा के उत्तर पूर्व में, ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो ये इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, अब देख लो कर लो, सबसे बड़ो जिलो आराम से बता दोगा जी, सबसे बड़ो जिलो रहेगा कौन सा, भिवानी। लेकिन कल हमने क्वेश्चन देखियो तो ना, वह में क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत थी। और अब ये क्षेत्रफल जब तक आपको रट नहीं जाएंगे ना, तब तक गैल छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आपकी, ठीक है। तो आप इनके क्षेत्रफल जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है जी, कमेंट करेंगे फटाफट। पानीपत, उसके बाद भिवानी का क्षेत्रफल बता देंगे मेरे को, यमुनानगर का क्षेत्रफल तुरंत प्रभाव से, उसके बाद रोहतक का क्षेत्रफल बता देंगे, उसके बाद किसका बताएंगे, सोचने का समय नहीं है, यमुनानगर का बता देंगे, झटका है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो किसकी, झज्जर का हो गया, नहीं हुआ है तो झज्जर का बताओ, फिर नहीं हुआ है तो ठीक है, अंबाड़ा का ऊपर लिख दिया। अंबाड़ा के साथ रेवाड़ी का याद रखो, इसको भूलोगे। कुरुक्षेत्र का याद रखो, कुरुक्षेत्र का कितना रहेगा। इसके साथ और किसका बताओगे, महेंद्रगढ़ का ध्यान रख लो ना, महेंद्रगढ़। और एक सिरसा का तो सभी जानते ही होंगे, रट गया होगा सिरसा, ठीक है। ईसार, ईसार का भी ध्यान रख लो, समझ गए, ये हो गए। अब देखो फटाफट से अभी याद करवाए, अंबाड़ा का क्षेत्रफल भाई 1574, ठीक है। रेवाड़ी तो छोटो है, क्योंकि रेवाड़ी को क्षेत्रफल 1594 से कितनो देख लियो, 1594। सोनीपत को क्षेत्रफल 2260, कितनो 2260। पानीपत को क्षेत्रफल यो कितनों से, यो मेरा भाई 1268 से, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक क्षेत्रफल और बताना पड़ेगा आपसे, और वो किसको, गुरुग्राम को। और गुरुग्राम को कितनो रहेगो मेरा भाई, तो यो 1258 रहेगो, ठीक है। कितना, 1258 वर्ग किलोमीटर। भिवानी का क्षेत्रफल, भाई तू गलत मत हो जियो, भिवानी का क्षेत्रफल है 3283, ठीक है। उसके बाद यमुनानगर का 1768 वर्ग किलोमीटर, रोहतक का 1745 1745 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। यमुनानगर का कितना रहेगा, 1768। दोबारा बता दिया क्या, हाँ दोबारा बता दिया, कोई बात नहीं है। झज्जर का कितना रहेगा, तो भाई साहब झज्जर का थोड़ा प्यार से लिखेंगे, शहीदों का शहर है झज्जर, 1834। कुरुक्षेत्र का ये भी प्यार से लिखा जाएगा 1530। महेंद्रगढ़ का मेरे भाई 1899 वर्ग किलोमीटर। सिरसा का 4277, ठीक है जी, 4277। और हिसार का कार्य रहने वाला है भाई 3983 वर्ग किलोमीटर, कितना, 3983 वर्ग किलोमीटर। समझ गए, आई कुछ समझ में, आ जाएगी समझ में। अब आगे चलो, एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। 2 दिन पहला ही क्वेश्चन करवाया तो भूल गया, पांडु पिंडारा जींद में रहेगो, ठीक है जी। रवि तायल जी, जींद में रहेगा ना पांडु पिंडारा, समझ गए। सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला लगता होगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब जो पांडव थे ना, उसने अपने पितरों के जो पूर्वज थे ना, उनके पिंड दान के लिए यहाँ पर 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। और आजकल तो सोमवती अमावस्या ऐसे आ जाती है, क्यों, पांडवों ने श्राप दे दिया था कि भाई हमें 12 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी आपके लिए, ठीक है। तो अब आगे से मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अब सोमवती अमावस्या की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन धार्मिक स्थल है पांडु पिंडारा, हरियाणा के किस जिले में है, तो वो हमारी दूध नगरी जींद में रहेगा, समझ गए। एक हमारे पास केवल पांडु तीर्थ आता है, और जब पांडु तीर्थ आ जाओ ना, तो क्वेश्चन को आंसर बदल जाओगे, ध्यान रख लियो, कौन सा हो जाएगा, भिवानी। लेकिन जब आप पांडु मेला पूछ लियो जावे, तो फिर आंसर बदलेगो,
और फिर आंसर पपहाना करनाल रहेगा, के रहेगा, करनाल रहेगा। इस प्रकार से चीज पढ़ोगा, कदे मार नहीं खाओगा जिंदगी में, ध्यान रख लियो, समझ गए। चलो भाई आगे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी के किस जिले में है? अब इन स्थलों के बारे में तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप फटाफट मेरे को कमेंट में आंसर कर देंगे जो जो चीजें आपको पता है ना इनके बारे में, फटाफट से। देखो एक आती है हमारे पास शीशवाल संस्कृति, ठीक है जी, इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद आप किसके बारे में बताएंगे? मिताथल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? मिताथल के बारे में। उसके बाद क्या बताएंगे मेरे भाई? तो उसके बाद आप राखी गढ़ी के बारे में बता दो, ठीक है जी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बाद बनाउली के बारे में आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुनाल के बारे में आंसर कर देंगे। कुनाल के बाद भिड़ाना के बारे में आंसर कर देंगे, भिड़ाना, समझ गए, महत्वपूर्ण है। दक्ष खेड़ा, ठीक है, किसके बारे में? दक्ष खेड़ा के बारे में। भगवानपुरा कहां पे रहेगा? भगवानपुरा 2021 में पूछा गया था एचएससी के द्वारा। उसके बाद बालू कहां पे रहेगा, इसके बारे में बताओ। लाहौरी राधो, लुहारी है कि लाहौरी है? लाहौरी होगा, लाहौरी राधो, ठीक है जी, ये लाहौरी राधो कहां पे रहेगा। और एक लास्ट तो रह ही गया जहां से हमें क्या नाम मिट्टी की मोहरें मिली हैं, और वो है हमारा दौलतपुरा। क्या? दौलतपुरा, समझ गए मेरे भाई? आई कुछ बात समझ में? अब देखो शीशवाल संस्कृति है भाई मेरी, ये कित रहने वाली है? हिसार, समझ गए। उसके बाद मिताथल की बात करें, भिवानी, कहां पर? भिवानी। राखी गढ़ी कहां पर? तो ये हिसार जिले में। बनाउली कहां पर? तो मेरे भाई फतेहाबाद, समझिए, जिसका क्षेत्रफल 2588 वर्ग किलोमीटर। कान और आंख खोल के बैठा करो भाई साहब मेरी क्लास में, समझ गए, कान और आंखों को खोल के बैठा करो। लिखता हूं उससे ज्यादा वर्बली भी बता देता हूं, और एक एक चीज जब आप कंसंट्रेट होके बैठोगे ना, कभी ऑब्जर्व कर लेना कि आपने 40 मिनट में कितना पढ़ा है, समझ गए। कभी खुद नहीं पढ़ सकते आप, इतना पढ़ा देता हूं मैं 40 मिनट में, समझ गए। और अभी तो क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, एग्जाम की डेट आने दो फिर बताऊंगा मैं कितना पढ़ाता हूं आपको, समझ गए। 6 से 7 घंटे में पूरी हरियाणा जीके का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। देखो जी, कुनाल 1986, कुनाल 1986। और ध्यान रखेंगे ये जो कुनाल है ना, ये अच्छा 1986 लिख दिया, अरे भाई फतेहाबाद लिख लेना, तेरो भी दिमाग सटक लियोगे। फतेहाबाद बिरडाना की तरफ आएगा, ये फतेहाबाद में, समझ गए, ये फतेहाबाद में। दक्ष खेड़ा कहां पे रहेगा? फरमाना रोहतक, कहां पर? फरमाना रोहतक। उसके बाद दौलतपुरा कहां पे मेरे भाई? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। लाहौरी राधो कहां पर? हिसार, है ना, लुहारी। अरे बिक्के हरियाणवी बताइए, देखिए गलत है तो कमेंट कर दिए। बालू की तो कैथल, ठीक है जी, बालू की तो कैथल। और भगवानपुरा कहां पे रहेगा? तो ये हमारा कुरुक्षेत्र में रहेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको क्या करेगी, डाउट पैदा करेंगी पेपर में। अब आपसे पूछ ले हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती, ठीक है, और जब पुरानी बस्ती में कुनाल और भिड़ाना दोनों ऑप्शन में भी, तो आंसर क्या होगा? भिड़ाना होगा, या हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती थी, ठीक है। लेकिन भिड़ाना ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप और कोई कर ही ना सको, फिर तो आपने बेरोई से किया होगा, कुनाल लिया होगा, फिर तो यही ऑप्शन है, ठीक है। कदे भाई साहब कुनाल ऑप्शन में है, आप 6 सवाल 7 सवाल ने टेक किया हो, ठीक है। तो इनकी कोई कहानी नहीं है, जो कहानी है वो कुनाल की और भिड़ाना की है, ठीक है। इन्हीं की आपस में लड़ाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि भाई साहब ये जो कुनाल है ना, इन्हें खोज कर ली थी अपन ने 1986 में। तब तक अपन ने भिड़ाना का बारे में ना ज्ञान था, तब हमने ये बता दिया था हरियाणा की सबसे प्राचीन बस्ती होगी कुनाल। फिर अपन ने क्या कराया, जो भिड़ाना है इसकी खोज कर ली 2003 में, और जब इसकी खोज की और वैज्ञानिकों ने देखा तो ये बताया कि ये तो कुनाल से भी पुरानी बस्ती है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डाउट है, संशय है, जो आपका क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा शीशवाल की खोज कब हुई? ए की खोज पूछ ले तो 1968 में, ठीक है। और वह को नाम तो डॉक्टर सूरज भान, ठीक है, भान ने ध्यान रख लियो। मिताथल की बात करा तो 1967, यह की भी क्या करी थी? डॉक्टर सूरजभान। राखी गढ़ी की भी डॉक्टर सूरजभान कब करी थी? 1963, ये 1963 है। बनाउली की खोज मेरे भाई ये हुई थी हमारी कब? 1900 में ही हुई थी, ये 73-74 में, ठीक है। ये बनाउली फतेहाबाद में, और इसकी खोज 1973-74 RS विस्ट ने की थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किस के नियंत्रण में था? तो मेरे भाई ये मराठों के
के नियंत्रण में था। किसके? मराठों के नियंत्रण में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कई बार बता दी से, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। और उसके बाद निर्वाचित क्षेत्र को जिलों के साथ मिलाइए और चयन कीजिए निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। मिला दोगे? पेहोवा कुरुक्षेत्र में बिल्कुल सही बात है, समालखा पानीपत में ये बात भी सही है, हांसी हिसार में ये बात भी सही है, लेकिन सब तय घटिया बात कौन सी? बावड़ रोहतक में। समझ गए? बावड़ रहेगा भाई, रेवाड़ी की आरक्षित सीट से बावड़, ध्यान रख लियो, रेवाड़ी की आरक्षित सीट से बावड़। उसके बाद हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, यह को तो आप सभी जानता होगा, साक्षी मलिक, जय को जन्म 3 सितंबर 1992 में मोखरा गांव रोहतक में हुआ था। 48 किलोग्राम भार, ना सॉरी 58 किलोग्राम भार से रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने का काम किया था। किसने? साक्षी मलिक ने। उसके बाद आगे चलो, आगे आती है दीपा मलिक का बारे में कल ही पढ़े हो तो ना हमने, शॉर्ट पुट खेल ले या ध्यान रख लो, के खेल ले शॉर्ट पुट खेल ले से 2016 गेम्स में रजत पदक जीता है। और उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ऐ को जन्म भाई सोनीपत में भयो से। अब बात दा ये किताब पढ़ता हुएगा ना, ये मैं अपना दिमाग लगा लिया और भाई बहुत भारी करेक्शन दे रखी है, ठीक है। अब ये कंटेंट आप खुद तो बना को नहीं, हम भी किताब हमारे पढ़ेगा वहां, लेकिन भाई साहब मेरे पास 2-3 किताबें हैं, उनमें इतनी भारी गलती है, इतनी भारी गलती है, बस पूछो ना, बहुत गुस्सा आता है कि किताबें लिख लिख छाप छाप दे दी। इसका रोहतक दिखा रखा है, कोई हिसाब है भाई साहब? आराम से छापा करो किताबों को। आपको पता है कौन कौन पढ़ता है किताबों को? देखो जी, अब मान लिया यही किसी बच्चे ने पढ़ लिया और उसका 1 नंबर से रह गया, फिर क्या करेगा भाई? फिर क्या करेगा? 1 नंबर पूरी उम्र रोएगा वो। चलो भाई आगे। उसके बाद हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? अरे भाई कोई ऐसा विषय है नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ना बेरो है। कल्पना, उज्जवल, एकता, सपना, आरती, ज्योति, कपिल बेरवाल, एक यह वर्षा बिरच रीज है, मेरो भी नाम लिया करो, ठीक है। तो वर्षा बता भाई, ठीक है। इसके अलावा और कौन बताएगा? बीके हरियाणवी बता दे, रवि तायल हो गया, संदीप तंवर जी, दीप राव, फटाफट से आप आंसर करो। एक बिट्टू आल्यान है, यानी भी धूम मचा रखी है मेरा भाई ने। अब देखो मेरे भाई, ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1966, समझ गए? तो ध्यान रखेंगे इसको। और आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा करने का समय आ गया है और मेरा आपसे रुस्तकी लेने का समय आ गया है, और जल्दी से फूल माला बरसा के मेरे को विदा कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नए जोश और एक नए कंटेंट के साथ। और मिलने से पहले एक चीज और बता देता हूं भाई, सीटी ग्रुप डी की परीक्षा को लेके आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी आप निश्चित रहिए इस चीज को लेके, क्योंकि भाई अब समय बहुत कम है सरकार के पास भी, जल्दी ही चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। और चुनाव से पहले पहले भर्ती तो इनको करवानी पड़ेगी, और हर हाल में भर्ती कंप्लीट करवाएंगे, हर हाल में पेपर होगा। आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए बस, ठीक है। बस इतना है कि पेपर मार्च में होना था, वहां पे पेपर जून में हो जाएगा, पेपर जून में होना है, वहां पे पेपर अगस्त में हो जाएगा। इनका इतिहास उठा के देख लेना, ये इसी प्रकार से एग्जाम करवाते हैं, सीधा खेला कर देते हैं, समझ गए? तो इस खेलने से बचना है, अब की बार आपको खेला कर देना है एचएससी के साथ, समझ गए मेरे भाई? और आप खेला कब कर सकते हो? जब आप इन चीजों की तरफ आप ध्यान बिल्कुल मत दिया करो। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सुबह सुबह कोई काम नहीं होता है, वो सुबह सुबह उठ के एक अखबार की कटिंग उठाएंगे, वीडियो बना देंगे, सीईटी में हुआ बदलाव, अब नहीं होगा सीईटी ग्रुप डी का पेपर, अब खदरी ने ये कहा, अब खट्टर ने ये कहा, तो बस वो सुबह सुबह ऐसे डिमोटिवेट कर देता है। सुबह सुबह मतलब सही दिमाग रहे आदमी को, सही सही खबर बताया करो आप, जरूरी रहे ऐसा आपने ये खबर बतानी। सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास नहीं लेकर उसको आप बच्चों के लिए, ठीक है। तो भाई इन चीजों की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो, ये डिमोटिवेट करने वाली बातें हैं। आप देखो अभी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये सीधा जो संकेत होता है ना वो अपने दिमाग पे जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे हम अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी तो मेरे बहुत प्यारे और बहुत करीबी लोग हो और मेरी बात को जरूर आप मानोगे, ठीक है। तो इस चीजों की तरफ आप ध्यान मत देना और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।